हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे। मेरा नाम है सुनील अधिकारी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी नई सीरीज में, नए सेशन में, जहां पर हम क्लास 11th बिजनेस स्टडीज के पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। अच्छा, मेरे जितने भी सेशन होते हैं, क्लासेस होती हैं, स्पेशली या तो वीक बच्चों के लिए रहती है या फिर एवरेज बच्चों के लिए रहती है। अच्छा, जो सुपर इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो टॉपर बच्चे हैं, उनको ना तो ट्यूशन की जरूरत है, वो सेल्फ स्टडी से ही पढ़ लेते हैं। इफ इन केस वो वीडियो देख भी लेते हैं तो थोड़ा सा उनको बोरिंग लगता है। रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ाता हूं। उनको लगता है यार सर ये तो पहले से ही जानते हैं हम, राइट। तो उनके लिए थोड़ा सा नहीं होता है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट है, वीक स्टूडेंट है, तो आपको मुझसे अच्छा कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेरा काम ही यही है कि मैं इतनी सिंपल तरीके से चीजों को कन्वे करता हूं या करने की कोशिश करता हूं। करता तो नहीं हूं, करने की कोशिश करता हूं, ताकि हर एक बच्चे तक सिंपल तरीके से कोई भी कॉम्प्लेक्स या डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट है, वो सरल भाषा तक समझ पाए। अच्छा, ये पूरे सेशन में, सीरीज में मेरे साथ रहिएगा, कमेंट करिएगा। हम इंटरेक्टिव रखेंगे सेशन को, आपको एक एक चीजें मैं समझाने वाला हूं। लाइव रखिएगा। ये नोट्स के थ्रू पढ़ाऊंगा, नोट्स हमारे साइड में चलते रहेंगे और मैं छोटी सी स्क्रीन पे आपको दिखता रहूंगा, एक एक चीजें समझाने वाला हूं। पर्सनली ये मेरे नोट्स हैं, अगर आप भी चाहते हैं इन नोट्स के थ्रू स्टडी करना, पूरी तरीके से सीबीएसई बेस्ड ये नोट्स हैं। अगर आप एनसीईआरटी वगैरह फॉलो करते हैं तो आपको एक एक चीजें इन नोट्स से बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। और मैं भी इन्हीं नोट्स से पढ़ाने वाला हूं, तो समझने में और ज्यादा आसानी रहेगी। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने प्रोवाइड करा है। अच्छा, ये फ्री नहीं है, पेड ये नोट्स हैं, आपको पहले से ही मैं इन्फॉर्म कर दूं, क्योंकि बहुत एफर्ट लगती है। मैंने खुद ने क्यूरेट करे हैं, बनाए हैं, आप तक पहुंचाए हैं। तो प्लीज मेरी एफर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए और इन नोट्स से पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। बातें हो गई कम, बातें हो गई कम नहीं, बहुत ज्यादा बातें करते हैं थोड़ी कम, और सीधा चलते हैं वीडियो पे। चैप्टर फर्स्ट है बच्चा लोगों हमारा, राइट। चैप्टर फर्स्ट करेंगे और बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल भाषा में आपको मैं समझाऊंगा, और आई होप सो आपको भी मजा आएगा मेरे साथ पढ़ने में। चैप्टर फर्स्ट है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, और इसका सबसे पहला जो टॉपिक है वो हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ये वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ना हमें किसी को पसंद नहीं है, ना तो हमें 10th में मजे आए थे। अब ऑब्वियस सी चीज है ना, जो 100 साल 200 साल पुरानी चीज है, जो हो चुकी है, उसको आप पढ़कर कोई लॉजिक नहीं है ना, ना आगे आगे काम में आने वाली है, हम करेंगे क्या। लेकिन अब नॉर्मल सी चीज है, सदियों से, बाबा आदम के समय से आपका सिलेबस चेंज हुआ नहीं है, वही चीजें आपकी रिपीट हो रही है, तो आप पढ़ लेते हैं, राइट। पहला पॉइंट क्या है, देखिए। Archaeological evidence has shown that trade and commerce was the base of the economy of ancient India। सबसे पहले ये चीज क्या है, आर्कोलॉजिकल एविडेंस। खुदाई होती है ना, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि खुदाई में ये चीजें उस सदी की पाई गई। हम मोहनजोदारो के समय में जो चीजें यूज करते थे वो आज के टाइम में खुदाई में पाई गई। तो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं वो पर्सन जो खुदाई वगैरह करते हैं, पुरानी चीजों को निकालते हैं जमीन के अंदर से, राइट। अवशेष वगैरह मिलते हैं, उससे वो आइडिया लगा लेते हैं। तो देखिए, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स क्या है, मतलब बिजनेस कैसे चलता था, कैसे होता था पुराने टाइम में, पूरा फोकस हमारा वहां पर रहेगा। तो आर्कोलॉजिकल एविडेंस, खुदाई में ये पाया गया कि ट्रेड एंड कॉमर्स वॉज द बेस ऑफ द इकोनॉमी। बेस मतलब इसी के थ्रू ही हमारा इंडियन जो पैसे रिवॉल्व होते थे, पैसे आते थे लोगों के पास, कहां से आते थे, वो ट्रेड एंड कॉमर्स के थ्रू ही आते थे। मतलब उस समय में भी, बाबा आदम के समय में भी आर्कोलॉजिकल एविडेंस से ये साबित होता है कि हमारा जो बेस था इकोनॉमी का, इकोनॉमी मतलब जो हमारी कंट्री है वो अगर सरवाइव कर रही है, थ्राइव कर रही है, तो वो कॉमर्स की वजह से ही कर रही है। मेन रीजन क्या है, कॉमर्स ही है, राइट। सेकेंड पॉइंट देखिए, द ट्रेड वॉज मेनली कैरिड आउट बाय वाटर। ट्रेड जो होता था वो मेन उसका क्या था, वाटर एंड लैंड। वाटर समझ रहे हैं, शिप, नाव वगैरह चलती थी। शिप आज की तरह नहीं है कि 1 घंटे में वहां पहुंच गए, महीनों, हफ्तों, 6 महीने, 1 साल लग गया, यहां से रवाना हुई है, वहां तक पहुंचने में इतना टाइम लग गया, राइट। जब मोटर व्हीकल इतने होते नहीं थे, मोटर वगैरह लगती नहीं थी, तो पानी के फ्लो से, विंड के फ्लो से वो चलती थी, राइट। द सिविलाइजेशन लाइक हड़प्पा, नाम सुना है आपने, हड़प्पा वगैरह, मोहनजोदारो, समझाने की जरूरत नहीं है। ये जो सिविलाइजेशन थी हड़प्पा, मोहनजोदारो, वॉज इस्टेब्लिश्ड कमर्शियल कनेक्शन विद मेसोपोटामिया एंड ट्रेडेड इन गोल्ड। अभी बता रखा है, सिविलाइजेशन जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदारो जो थे, उन्होंने कमर्शियल मतलब बिजनेस, बिजनेस नहीं, बिजनेस, कमर्शियल ट्रांजैक्शन, कमर्शियल कनेक्शन मतलब बिजनेस के लेन देन के कनेक्शन बना रखे थे। किनके साथ, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, राइट, समझ में आ रहा है। और वो किस चीज के बिजनेस रिलेशन थे, गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के,
कलर्ड जेमस्टोन्स के, इनके 2-3 नाम याद रख लेना, पूरे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। हड़प्पा और मोहनजोदारो ने कमर्शियल ट्रांजैक्शन बना रखे थे मेसोपोटामिया से, किस चीज के? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कलर्ड जेमस्टोन के। सिंपल। द पीरियड वॉज मार्क्ड बाय द सब्सटेंशियल कमर्शियल एक्टिविटीज एंड अर्बन डेवलपमेंट। उस पीरियड में सब्सटेंशियल कमर्शियल एक्टिविटी मतलब लेन देन बहुत ज्यादा हुआ था। कब? हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स पढ़ रहे हैं हम, राइट। अर्बन डेवलपमेंट भी हुआ, मतलब शहरी विकास जो होने लगा था वो उसी समय पे होने लगा था, राइट। देयर वाज सम ट्रेड रेगुलेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स एंड वेटिंग प्रैक्टिसेस। अच्छा, उस समय में भी ट्रेड रेगुलेशंस थी, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस थी कि बिजनेस को करना कैसे है। आज के टाइम में जैसे गवर्नमेंट सेट करती है, उस समय में भी जो राजा महाराजा थे वहां पर ट्रेड को रेगुलेट करते थे कि ट्रेड होना कैसे चाहिए, बिजनेस ऑपरेट कैसे करना चाहिए। और उस समय में भी कॉइन्स वगैरह चलते थे और वेटिंग प्रैक्टिस चलती थी। वेइंग प्रैक्टिस बोलते हैं इसको। वेइंग मतलब मेजरमेंट, जैसे आप तोलते हैं, बाट वगैरह रखते हैं ना, वैसे ही वेटिंग जो प्रैक्टिस थी वो उस समय में भी प्रचलित थी, चलती थी। यहां तक समझ में आ रहा है? तो हिस्ट्री के ये 4-5 पॉइंट है जो कि मेरे नोट्स में है, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड आप कर लेंगे। वहां से आपको ये 4 या 5 पॉइंट्स है, इतना ही, ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, इतना ही आपको लिखना है। नोट्स की खास बात यह है, कुछ बड़ा चढ़ाना नहीं है आपको, जितना शॉर्ट एंड स्वीट लिख रखा है उतना भी लिख देंगे तो फुल आउट ऑफ फुल आपको मार्क्स मिल जाएंगे। यहां तक क्लियर हो रहा है? इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम मतलब आज के टाइम में तो एसबीआई है, यूनियन बैंक है, पीएनबी है। उस समय क्या था? उस समय पैसे कहाँ स्टोर होते थे, लेन देन कैसे होता था, उसके बारे में है। देखिए, विद द प्रोग्रेस ऑफ इकोनॉमिक लाइफ फॉलोइंग डेवलपमेंट टुक प्लेस। अब इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम कैसे डेवलप हुआ उसके बारे में थोड़ा पॉइंट है। देखिए, मेटल कॉइन बिकम कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मेटल कॉइन जो होते थे वो कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज होते थे। अब ये बता रखा है कि पैसे कैसे बनते थे, पैसे कैसे रिवॉल्व होते थे, स्टोर होते थे। तो एक मेटल कॉइन चलते थे जो कि एक्सचेंज का, बार्टर सिस्टम, कमोडिटी टू कमोडिटी जब चीजें एक्सचेंज होती है, दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। वहां पर बार्टर की जगह क्या थे? एक मेटल के कॉइन थे। डॉक्यूमेंट सच एज हुंडीज, हुंडीज एंड चिट्टी वर यूज फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑन क्रेडिट। हुंडीज और चिट्टी ये क्या थे बेटा? अकाउंट्स को मेंटेन रखने के हमारे क्या थे? हमारे तरीके थे। जैसे होते हैं ना बैंकिंग में बैलेंस शीट वगैरह, अकाउंटिंग वगैरह। आप अकाउंट्स के अगर स्टूडेंट है, ऑब्वियस सी बात है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो कहीं ना कहीं जो अकाउंटिंग है, आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, पीएनएल बना रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हुंडीज एंड चिट्टी होती थी, मतलब रिकॉर्ड करने के लिए ट्रांजेक्शन, बही खाता जिसको बोलते थे, राइट। आगे बढ़ते हैं। इंडिजीनियस बैंक्स प्लेड अ स्पेसिफिक या स्पेशल रोल इन लेंडिंग मनी एंड फाइनेंशियल डोमेस्टिक ट्रेड। इंडिजीनियस बैंक्स मतलब खुद के स्पेसिफिक बैंक्स बना रखे थे। इंडिजीनियस बैंक मतलब यार देखो, उस समय क्या होता था, कोई भी सोसाइटी में कोई भी अमीर होता था, कुछ एरिया में कोई भी अमीर होता था, तो वो पर्सन हमारा क्या पता था, मुनीम जी बन जाते थे। उसी से ही या उन्हीं पर्सन से ही लोग जाके पैसे लेते थे, वही उधार में देते थे, क्रेडिट देते थे। तो ऐसे लोग क्या करते थे? लैंड करते थे मनी, और डोमेस्टिक ट्रेड को यही फाइनेंस करते थे। यार लोगों के लिए ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए जो पैसा होता था, वो ये इंडिजीनियस बैंक, इंडिजीनियस मतलब अपने अपनी कैपेबिलिटी में जो लोगों के पास पैसा है, वो जो अमीर लोगों के पास पैसा है वो ऐसे लोगों को प्रोवाइड कराते थे जिनको पैसों की रिक्वायरमेंट होती थी। एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इस पॉइंट पे है। एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल ऑल्सो हेल्प टू जनरेट सरप्लस एंड सेविंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब यहां पर क्या होता था? एग्रीकल्चर से पैसे आते थे और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, गाय बकरी दूध वगैरह बेचना, उनका सप्लाई करना, एनिमल प्रोडक्ट वगैरह, राइट। तो ये सारी चीजें से हम पैसे वगैरह अरेंज करते थे। अच्छा, कारखानाज जो हैं, कारखानाज जानते हैं आप, जहाँ पर सर्विस वगैरह होती है, गाड़ियों की चीज़ें बनती है जहाँ पर, राइट। जो जितने भी आप शोरूम्स वगैरह में चीज़ें होती है, हैंडमेड चीज़ें होती है, वो बनते थे। वर्कशॉप वर स्किल्ड आर्टिसंस। स्किल्ड आर्टिसन मतलब ऐसे कारीगर जो कि बहुत अच्छा काम जानते थे, बारीकी वाला काम जानते थे। वो क्या करते थे? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते थे, राइट। तो ये क्या है? ये भी इंडिजीनियस बैंकिंग या उस समय पे हुआ करता था कि कारखाना वगैरह बहुत अच्छे डेवलप थे। हमारे जो कारीगर थे वो बहुत स्किल्ड थे, हार्ड वर्किंग थे, जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते थे। यहां तक क्लियर हो रहा है? राइज ऑफ इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज कौन होते हैं बच्चा लोगों? ऐसे लोग, इंटरमीडियरीज मतलब ऐसे लोग जिसको हम मिडिल मैन बोल सकते हैं, है ना। सिंपल सी भाषा में हम इसको मिडिल मैन बोल सकते हैं। मिडिल मैन कौन होते हैं? दो लोगों के बीच में एक कॉमन पाथ क्रिएट करना, मतलब वहां की चीजें वहां देने से पहले हम बीच वाले को दे देते थे, बीच वाला उसको सप्लाई कर देता था दूसरे पर्सन को, राइट। तो देखिए, इंटरमीडिएरीज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोशन ऑफ ट्रेड। इंक्लूड्स कौन कौन होते थे वो लोग? कमीशन एजेंट्स को हम इंटरमीडिएरीज बोल रहे हैं, ब्रोकर्स को,
डिस्ट्रीब्यूटर्स को, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड को, दे हेल्प इन एक्सपेंडिंग ट्रेड एंड बॉट इन ह्यूज अमाउंट ऑफ सिल्वर बुलियन इन एशियन लार्ज शेयर इन मार्केट। देखिए कई लोग क्या होते थे, जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं वही जाके सप्लाई नहीं कर पाते थे चीजें, तो उनको ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट रहती थी जो उनसे सामान ले और जिन लोगों को रिक्वायरमेंट है उस सामान की वहां तक पहुंचाए। तो उनमें ये लोग आते थे, कमीशन एजेंट वाले आते थे, ब्रोकर आते थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स आते थे, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, जिन लोगों ने सामान बनाया है उनसे सामान लेकर जिन लोगों को चाहिए वहां तक सामान डिस्ट्रीब्यूट करते थे। इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम बेनिफिटेड द मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर्स वगैरह को बहुत बेनिफिट करा, ऑब्वियस सी चीज है यार, वो तो सिर्फ चीजें बनाने में फोकस कर पाएंगे, चीजें पहुंचाने की हेडेक उनको नहीं लेनी है, क्योंकि वो हेडेक इंटरमीडियरीज ने हमारी वो हेडेक ले ली है, तो वो उनको हेल्प मिलती थी। मर्चेंट्स फिर एडिशनल बेनिफिट फंड फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, अब वो एक्सपेंड और बिजनेस को ग्रो भी कर पाते थे इस वजह से, राइट। तो ये बेनिफिट उनको मिलता था, कम बेनिफिट थोड़ी है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट बेनिफिट है जो उनको मिलता था। अब इसकी मदद से वो क्या कर पाते थे, इसकी मदद से वो अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड कर पाते थे, राइट। आगे देखते हैं, आगे ट्रांसपोर्ट का अलग से टॉपिक है बच्चों, मैंने टॉपिक वाइज चीजों को उसके अंदर में सब पॉइंट्स बना रखे हैं। ट्रांसपोर्टेशन के टॉपिक में क्या है, देखिए लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट वाज पॉपुलर ड्यूरिंग एशियन टाइम, जैसे मैंने बताया आपको लैंड एंड वाटर बहुत ज्यादा पॉपुलर था उस समय, लैंड एंड वाटर के थ्रू ही जितना भी ट्रांसपोर्टेशन था वो होता था। लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या है, रोड्स हैड अज्यूम्ड अ की रोल इन एंटायर प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ, ऑब्वियस चीज है, रोड वगैरह के थ्रू ही चीजें जाती थी, और जो चीजें रोड से नहीं जा पाती थी, ट्रैक नहीं थे, तो उसके लिए हम क्या करते थे, सी का हम इस्तेमाल करते थे, वाटरवेज का हम इस्तेमाल करते थे। फिर है वाटरवे ट्रांसपोर्ट, मैरीटाइम ट्रेड, पानी के थ्रू ट्रेड करते थे हम। अनदर इंपॉर्टेंट वे ग्लोबल ट्रेड, यहां पर दो कोस्ट का नाम, मालाबार कोस्ट एंड कैलिकट कोस्ट हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए दो तीन चीजें आपको बताता हूं, अगर आप इस पॉइंट को यहां तक भी लिखते, यहां तक भी लिखते, यहां से यहां तक, तब भी आपको मार्क्स मिल जाते, लेकिन टीचर को ना इंप्रेस करना भी जरूरी है। तो ये जो दो तीन नाम होते हैं ना, मालाबार कोस्ट, कैलिकल कोस्ट, इनको नाम याद रखिए और अपने आंसर्स में फ्रेम करिए। इससे क्या होता है, इंप्रेशन अच्छा क्रिएट होता है। इंप्रेशन अच्छा क्रिएट होगा ना, दूसरे पॉइंट कम भी लिखोगे तो भी आपको टीचर पूरे मार्क्स देता है, ये बेनिफिट होता है अच्छे से चीजों को प्रेजेंट करने का। आगे बढ़ते हैं, ट्रेडिंग कम्युनिटीज की बात करेंगे। देखिए ट्रेडिंग कम्युनिटीज में क्या है, ट्रेडिंग कम्युनिटीज में इन नॉर्थर्न रीजन पंजाबी एंड मुल्तानी मर्चेंट हैंडल बिजनेस, सब नाम भी याद करने पड़ेंगे, अटपटे नाम है, राइट। पंजाबी तो नाम याद रहेगा, मुल्तानी मर्चेंट हैंडल बिजनेस, नॉर्थर्न रीजन में ये लोग बिजनेस को हैंडल करते थे, अब नाम याद रख लो, देखो है ना। वेस्टर्न इंडियन में महाजन्स मैनेज करते थे, रट लेना नाम, राइट। साउथ चेतियार्स वर इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स, साउथ में जो थे ये अलग अलग जगह हैं, है ना, कैसे याद रखोगे, नॉर्थ में ये लोग, वेस्टर्न में महाजन्स, साउथ में चेतियर्स, याद हो रहा है, वेस्टर्न में महाजन्स, नॉर्थ में पंजाबी और मुल्तानी, सिंपल, ठीक है। गुजरात राजस्थान, गुजरात और राजस्थान जैसे स्टेट्स कौन मैनेज करते थे, ये भट्ट लोग, भट्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अर्बन सेंटर मैनेज महाजन कम्युनिटी रिप्रेजेंट देयर चीफ कॉल्ड नागर सेठ, ये पॉइंट लिखना है तो लिख लेना, नहीं तो इसको अवॉइड भी कर सकते हो। महाजन जो कम्युनिटीज हैं उनके रिप्रेजेंट करते थे शेफ नागर सेठ नाम से, राइट। आगे बढ़े, मेजर ट्रेड सेंटर्स कौन से हैं, पूरा टॉपिक एक ही बार में कवर कर रहा हूं मैं, अलग से वीडियो नहीं बनाएंगे, एक ही वीडियो में हम कवर कर लेंगे, 10 से 15 मिनट का ये वीडियो रहेगा। मेजर ट्रेड सेंटर कौन कौन से है, देखिए लीडिंग ट्रेड सेंटर इन एशियन इंडिया, अब ये नाम याद कर लेना, ठीक है। पाटलिपुत्र, आज के टाइम में पटना जिस सिटी को बोला जाता है उसका नाम था पाटलिपुत्र, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग कर रहा हूं तो मुझे डांटना मत, कोसना मत। इट वॉज नॉट ओनली अ कमर्शियल टाउन बट ऑल्सो मेजर सेंटर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन, छोटा छोटा इसके सब पार्ट मैंने लिख रखे हैं, दो तीन लाइनें आपको लिखनी जरूरी है, इससे ज्यादा रामकथा आपको लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। यहां तक क्लियर हो रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़े, ठीक है। देखो दो तीन चीजें हैं जो आपको क्लियर करनी पड़ेगी और अपने लेवल पे आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पेशावर, इट वॉज एन इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट सेंटर फॉर वुल, पेशावर जो पाकिस्तान में पड़ता है। इंपोर्ट ऑफ हॉर्स, हॉर्स से रिलेटेड, पेशावर हॉर्स से रिलेटेड, अपनी लैंग्वेज में फ्रेम कर लेना, जरूरी नहीं है जो मैंने लिख रखा है वही आप लिखो। ये एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ हॉर्स के लिए, ह्यूज कमर्शियल ट्रांजेक्शन होता था इंडिया, चाइना एंड रोम के थ्रू इन जगहों से। यहां तक क्लियर हो रहा है, पेशावर हॉर्स के लिए फेमस था और यहां पर इंडो चाइना रोम का कमर्शियल ट्रांजेक्शन हुआ करता था। पाटलिपुत्र को पटना नाम से आज के टाइम में बोला जाता है और ये मेजर सेंटर था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, स्टोन्स का, ठीक है। रिलेट करके चीजों को पढ़ो, पाटलिपुत्र किसके लिए फेमस, स्टोन्स के लिए फेमस,
कहाँ था? पटना का आज के नाम में बोला जाता है। पेशावर हॉर्स के लिए फेमस। कमर्शियल ट्रांजैक्शन इंडिया चाइना रोम के बीच में। क्लियर हो रहा है? ठीक है, ऐसे चीज़ों को रिलेट करा करो ताकि आपको ईजी रहेगा चीज़ों को फ्रेम करना। ठीक है, चलो टक्सिला के बारे में पढ़ते हैं। इट वॉज अ मेजर सेंटर फॉर ट्रेड, सेंटर ऑफ लैंड रूट बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। मेजर ये क्या था? लैंड रूट था टक्सिला इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच। ठीक है, इट वॉज ऑल्सो अ सिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड कमर्शियल बैंक। मेन क्या है इसका? टक्सिला में फाइनेंशियल और कमर्शियल ट्रांजेक्शन के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। और बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, दो तीन चीजें हैं इसमें। एक तो क्या था, मेन चीजें फाइनेंशियल और कमर्शियल बैंक्स के लिए फेमस था, बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग यहां पर था, और टक्सिला यूनिवर्सिटी यहीं पर है। आई रिपीट, तीन चीजें, फाइनेंशियल और कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, फिर है बुद्धिस्ट वाली सेंटर फॉर लर्निंग यहां पर है, ठीक है, और ये टक्सिला यूनिवर्सिटी के लिए भी ये चीजें यहां पर फेमस है। क्लियर हो पा रहा है? कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, तो ये दो चीजें अपन को याद में रखनी है। फिर आगे आ गया हमारा इंद्रप्रस्थ। इट वॉज अ कमर्शियल जंक्शन ऑफ रॉयल रोड, उसको बोला जाता था। ये ईस्ट वेस्ट साउथ एंड नॉर्थ को कन्वर्स करती थी, मिलाती थी, इसलिए इस रूट को इंद्रप्रस्थ बोला जाता। प्रस्थ मतलब रास्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रख लेना। रॉयल रोड बोली जाती थी, रॉयल राजा वाले रोड, है ना। और यहां पर ये ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ को कन्वर्स करती थी, याद रखने में आसानी होगी आपको, राइट। देखो, इट ग्रू एज अ मेजर सेंटर, वाराणसी के बारे में बोल रखा है, टेक्सटाइल के लिए फेमस था। दो तीन चीजें आपको याद रखनी है, ब्यूटीफुल गोल्ड सिल्क के लिए फेमस था, सैंडलवुड के लिए फेमस था, और ये टक्सिला और बोरिज को जोड़ता था। ये लास्ट वाला छोड़ना है तो छोड़ देना, दो तीन चीजें याद रख लेना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और ब्यूटीफुल गोल्ड एंड सिल्क क्लोथ यहाँ पर, और सैंडलवुड के लिए ये फेमस था। क्लियर हो रहा है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? ठीक है, फिर है कांची। चाइनीज यूज टू कम इन फॉरेन शिप्स, ये मेन चीज है, चाइनीज यहाँ पर फॉरेन शिप्स के थ्रू आते थे, वो चीजें आप याद रख लेना, ठीक है। और पेरल्स वगैरह, ग्लास, रॉय स्टोन्स वगैरह, ये यहाँ पे परचेज एंड सेल होते थे, राइट। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। मेजर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, दो तीन चीजें हैं, जल्दी से मैं इसको ओवर करूंगा। मेजर एक्सपोर्ट उस समय में क्या होती थी बच्चों? बहुत सारे नाम मैंने लिख रखे हैं, 7 से 8 नाम आपको याद करने हैं। स्पाइसेस होती थी, वीट होती थी, शुगर होती थी, इंडिको, ओपियम है, सीसमे ऑयल है, कॉटन है, पैरट है, लाइव एनिमल्स हैं, एनिमल प्रोडक्ट हैं, हाइड्स हैं, हॉर्न्स हैं, टोटो शेल्स, पेरल्स। 7 से 8 नाम जैसे मैंने बताया, ये एक्सपोर्ट में और इंपोर्ट में आपको नाम याद रखना है। इंपोर्ट क्या होता था? हॉर्स इंपोर्ट होते थे, एनिमल प्रोडक्ट इंपोर्ट होते थे, चाइना फ्लैक्स, लिनन, वाइन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लीड, कोरल, ग्लास वगैरह, ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते थे। क्लियर हो रहा है? दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। इंडिया बिगिंस टू री इंडस्ट्रियलाइज, अब यहाँ पर 5 ईयर प्लान आ गए। 5 ईयर प्लान का क्या हिस्ट्री है? 1951 से ये स्टार्ट हुए थे, 1947 में हमें आज़ादी मिली थी। अब यहाँ पर 5 ईयर प्लान वॉज इम्प्लीमेंटेड, 51 से स्टार्ट होना चालू हो गया था, 52 से इम्प्लीमेंट हुए थे, ताकि एक स्पेसिफिक एजेंडा तैयार करा जाए जिसके थ्रू हमारी इकोनॉमी रन कर पाए, राइट। यहाँ पर क्या था? साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम में फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात कर रहा हूँ जो 1952 से इंप्लीमेंट हुआ था, राइट। 57 तक जो रहा था उसमें क्या था? मेन फोकस था हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्रिएट करने का, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने का, स्पेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम में फोकस करने का। डिस्पाइट दीज एफर्ट, इंडियन इकोनॉमी कुड नॉट डेवलप एट अ रैपिड पेस, लेकिन 5 ईयर प्लान के बावजूद भी 1991 तक ये स्थिति आ गई थी कि वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हमारे पास कैपिटल नहीं था, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रही थी इकोनॉमी में, पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा था, एक्सपेंडिचर खर्चे बहुत हो रहे थे, किसमें? डिफेंस में, और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास इनएडिक्वेट था। क्लियर हो रही है चीजें? यहां पर हमारा अच्छे से नहीं कर पाने का जो मेन रीजन था वो क्या था? वो रीजन ये था, ये क्या हो गया, रुक जाइए, यहां पर बहुत काटा पीटी हमने कर दी है, इसको अवॉइड करिएगा, राइट। एज अ रिजल्ट इंडिया रिलाइड हेविली ऑन बोरोइंग फ्रॉम द फॉरेन सोर्सेज, इसी की वजह से, क्योंकि हम 5 ईयर प्लान 1952 से बन गए लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, रीजन मैंने बता दिया, फंड्स नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, खर्चा ज्यादा हो रहा था। इसकी वजह से हुआ क्या? इसकी वजह से हुआ ये कि इंडिया हैविली डिपेंड हो गया फॉरेन सोर्सेस पर, फॉरेन कंट्री से उधारी पर, राइट। तो यहां पर हमारा जो डेबिट था, मतलब उधारी थी, वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई, और हमें ऐसी सिचुएशन आ गई कि बहुत ठोस कदम उठाना पड़ा। इसलिए हमें 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू
इकोनॉमिक पॉलिसी, NEP बोला जाता है बच्चों इसको, जिसमें मेन 3 टर्म आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, LPG। 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लॉन्च करा गया, जहां पर 3 मेजर कदम उठाए गए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इनके बारे में पूरा बाद में है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। इससे हुआ क्या, 1991 के बाद में गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव हुआ और उसके बाद बड़े बड़े कदम उठाए गए। रिसेंट में मेक इन इंडिया कैंपेन लॉन्च करा गया, अभी की बात है ये, 2012 के बाद डिजिटल इंडिया कैंपेन लॉन्च करा गया, ठीक है, जिससे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में हमारा सुधार हुआ, ट्रेड बैलेंस इंप्रूव हुआ। अब एक और टॉपिक है आपका, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम देख लेते हैं, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया मतलब क्या होता है, सिंपल सी भाषा में, इंडिया में चीजें बनानी। हम क्या होता था कि यार हर चीज के लिए फॉरेन कंट्री पे डिपेंड है ना, कोई भी हमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाहिए फॉरेन कंट्री, हमें कोई भी मोबाइल फोन से रिलेटेड चाहिए, टेक आइटम चाहिए, फॉरेन कंट्री। तो इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया 25 सितंबर 2014 को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इनिशिएटिव में यहां पर मेक इन इंडिया कैंपेन स्टार्ट करा गया। उसका मेन था, द मेजर ऑब्जेक्टिव, 2-3 चीजें आपको लिखनी जरूरी है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव आर जॉब क्रिएशन एंड स्किल एनहेंसमेंट इन 25 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। 25 सेक्टर्स में हम जॉब क्रिएट करेंगे। वो कौन कौन सी हैं, 25 आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं, राइट। तो ये सारे वो सेक्टर हैं जहां पर हमें जॉब को क्रिएट करना है, जॉब को फ्रेम करना है, राइट। तो ये सारे वो सेक्टर हैं जो कि हमें अच्छे से ऑपरेट करने हैं। वापस हमारा पेन थोड़ा पागल हो चुका है, इसको नॉर्मल होने दीजिए, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, काटा पीटी को इग्नोर करिएगा, ठीक है। ऑटोमोबाइल सेक्टर है, एविएशन सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक हमारा सिस्टम है। ये क्या है हमारे, ये 25 वो सेक्टर हैं जो कि हमें मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव के लिए लिए गए थे, ठीक है। फिर हमारा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेदर है, माइनिंग है, फार्मास्यूटिकल्स है, रेलवे है, रोड्स हाईवे हैं, टेक्सटाइल है, टूरिज्म है, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट है, बायोटेक्नोलॉजी है, कंस्ट्रक्शन है, इलेक्ट्रिकल मशीनरी वगैरह है, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो हमें उठाई गई थी और जिसके थ्रू हमें वो चीज़ें करनी है, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे देख सकते हैं आप, फूड प्रोसेसिंग है, थर्मल पावर है, मीडिया एंटरटेनमेंट। अब ये 25 आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, या फिर 25 लिखकर और एटलीस्ट 15 याद कर लेना, ठीक है। वहां मेंशन तो कर देना, मेंशन मतलब ऊपर मेंशन कर देना कि यहां पर था ना, जैसे मैंने आपको बताया कि 25 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, है ना, सम ऑफ देम विच आर एज फॉलोज की जगह क्या लिखोगे, सम ऑफ देम लिख देना, ठीक है। सम ऑफ देम आर, सम ऑफ, अगर पूरे याद नहीं हो रहे ना तो ऐसे लिख देना, सम ऑफ देम आर करके 15 लिख देना, 10 से 15 जो भी आपको याद होते हैं। जरूरी नहीं है 25 के 25 याद रखो, रट्टू तोता बन जाओ, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है ना, टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, अब मजे आएंगे क्योंकि इसको मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पढ़ाऊंगा कल के वीडियो में, ठीक है। मजा आया, बोरिंग तो नहीं होने दिया ना मैंने, ये बोरिंग, बहुत ज्यादा बोरिंग टॉपिक था, लेकिन उम्मीद करो मैंने बोरिंग ज्यादा इसको होने नहीं दिया होगा। ये टॉपिक से हम अपने बिजनेस की स्टार्टिंग करेंगे, मैनेजमेंट की स्टार्टिंग करेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है। डिस्क्रिप्शन से नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो इफ इन केस जरूरत हो, कोई कंपल्शन नहीं है। स्कूल के नोट्स से पढ़ाई हो रही है, बहुत अच्छी बात है, बुक से पढ़ाई हो रही है, बहुत अच्छी बात है। अगर मेरे पर्सनलाइज नोट्स चाहिए, ये नोट्स जिससे आप पढ़ रहे हैं, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो कोई हमेशा की तरह कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके पास, आप ज्ञानी हैं और मैं आपको ज्ञान देने आया हूं, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, दिस इज सुनील साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।